सबसे पहले तो चेयरमैन जॉइंट डिफेंस जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जॉइंट फोर्सेस का चीफ मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके साथ ही इस अज़म का इज़हार करता हूं कि अजीम सिपा सलार बिफर गया तो वतन की सारी फिजा लड़ेगी। ये पाक धरती का आज़म है, जफागरों से वफा लड़ेगी। कोई तो काफर शरीफ दुश्मनों को ये हकीकत बताए शौकत, निशाने हैदर के वारसों से डी चौक में नाचने वालों की औलाद क्या लड़ेगी। जनाब स्पीकर, आज और बहुत मुकर्रर अजीम आपके चाहने वाले मुकर्रर कह रहे हैं, पर मिनट 3 ही है। मैंने उसके बाद अगले स्पीकर ले रहा है। अजीम सिपा सलार बिफर गया वतन की सारी फिजा लड़ेगी। ये पाक धरती का आज़म है, जफागरों से वफा लड़ेगी। कोई तो काफिर शरीफ दुश्मनों को ये हकीकत बताए शौकत, निशाने हैदर के वारसों से डी चौक में नाचने वालों की औलाद क्या लड़ेगी। जरा सच सुनना कड़वा है। जनाब स्पीकर, मैं एक सेकंड एक रिकॉर्ड स्ट्रेट करता जाऊं, क्योंकि बार बार बड़ा यहां जिक्र आता है 45-47 का। इस असेंबली में टोटल आपको पता है कि जो भी पिटिशन जाती हैं उनके नोटिस मेरे पास आते हैं। 371 मेंबर हैं। 371 में से 22 पिटिशंस हैं टोटल, जिनमें से 4 पीपल्स पार्टी की हैं और 15 वो हैं जो पीटीआई के खिलाफ हैं। तो आउट ऑफ 37 टोटल पिटिशंस जो कि 371 के हाउस में हैं, कौन सी 45 कौन सी 47, जवाब तो दिया करें यार। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक वो है मौजू और जिसकी वजह से आज ये करारदाद पेश हुई और जो इशू मौजूद बहस है इस हैवान में, उसकी बड़ी वजह यह है कि DGISPR ने कहा कि एक सियासी जमात का बानी जो है सजा याफ्ता मुजरिम, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। आए ये ऐवान इस बात पर मेरा साथ मत दे कि मेरा ताल्लुक हुकूमती बेंचों से है। आप इस पर गौर करें और सारे अपनी अक्ल और दानिश के साथ ये फैसला करें कि एक आदमी जो इक़्तिदार में आने से पहले ये बात कहा करता था कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे जाता है, वो 10 किलोमीटर का सफर अपने 5 साल में हेलीकॉप्टर पे करता रहा, करोड़ों रुपए खर्च के इस कौम और मुल्क के गरीब लोगों की कमाई की। वो जब इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार में आने के पहले ये कहा करता था कि मेरे पास 200 बंदों की एक टीम है और एक मजबूत जामे निजाम लेकर आऊंगा, एक पॉलिसी लेकर आऊंगा। जब आया तो अंडे कच्चे कट्टे और बच्चों की बात करने लगा आके इक़्तिदार में। जब वो इक़्तिदार में आया तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस की फरोख्त कर दी और चंद दिनों के बाद अरबों रुपए की किराए पर लेके दोबारा वही उसी फ्लीट में भरी। ये उसकी अक्ल दानिश की बातें थी, ये उसके ज़हनी तवाज़ुन की बातें थी। वो हर बार खड़े होकर ये कहता था कि ये मुल्क बैंकक्रप्ट होने को जा रहा है। ये हर मोड़ पे वो श्रीलंका की मिसाल दिया करता था और कहता था कि अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा। आओ आकर देखो, आज पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होता है। आज पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होता है। आज दुनिया अपने डिफेंस के लिए आपको याद करती है। आज मॉडर्न असले और जंगी तहकीक के नए आलात के लिए लोग आपको दावत देते हैं, आपसे मशवरा करते हैं और आपसे एग्रीमेंट करते हैं। वो ये कहता था ये मुल्क बैंकक्रप्ट होने को जा रहा है, क्योंकि वो इसमें मुल्क को बेचने जा रहा था। उसने कश्मीर बेचा, उन्हें आधा घंटा झंडा उठाकर खड़ा होने का नाम लिया और कश्मीर बेच दिया था। उसके बाद नाम नहीं लिया, उसकी कानूनी हैसियत चेंज हो गई थी और उसने एक बार भी उस पर दुनिया में किसी जगह जाकर आवाज नहीं उठाई। यहां से आवाज आती है मुस्लिम उम्मा का बड़ा लीडर, कदे पूरा कलमा पढ़ा लो, पढ़ जाए तो मैं मान जावा। हालत उस दिए खुदा जानता है इस मुल्क में जितनी सियासी तौर पर जमहूरी निजाम की और इस मुल्क के इदारों की जितनी तहजीक इन्होंने की, जितनी वतन दुश्मनी का
सबक इन्होंने सिखाया, हमारी नस्लों को खराब किया। और मैं समझता हूं कि हर मुहिब्बे वतन आदमी का दिल खून के आंसू रोता है। जनाब स्पीकर, जब हम अपने शहीदों के मॉन्यूमेंट की बेहुरमती देखते रहे, जब हमने 29 जगह पर फौजी जगह पर हमला देखा, ये जिना हाउस इनके फुफा का घर था जहां इन्होंने हमला किया, जीएसक्यू इनकी खाला का घर था जहां इन्होंने तोड़फोड़ की। ये इस मुल्क की वतन की मट्टी पर लाखों शहीदों की कुर्बानी के बाद इन्होंने उस जीएसक्यू की भी इज्जत को पामाल किया। इन्होंने हमारी उस नौजवान बच्चों की कुर्बानियों को अपने पांव तले रौंदा। इन्होंने ये बताया कि ये जो खून देने वाले थे इनकी हमारी नजर में कोई कदर नहीं। इस बात का फैसला करे जो दिल से इस पाकिस्तानी फौज को नहीं मानते, वो पाकिस्तानी नहीं मानते, और अगर वो पाकिस्तानी नहीं तो फिर उन्हें यहाँ सियासत का कोई हक नहीं। जी राजा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी।